Hello friends, myself Purushottam Maurya. Today I will discuss on this Attitude Exam Guru YouTube platform Union Public Service Commission exam paper that was held on 10th October 2021. In this session we will discuss the polity segment only, and in coming sessions we will discuss the other like history, economy, environment ecology, geography, current affair and other sections also. So let's start. The very first question in this paper is: under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. I will also speak in Hindi for the convenience of those viewers who better understand Hindi. इसका यह मतलब है कि भारतीय संविधान पे जो संपत्ति है उसका जो सकेंद्र है वो किस बात का उल्लंघन है। पहला है द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। दूसरा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर का उल्लंघन है। अब इन जितने भी ऑप्शन है वन बाय वन इसको एनालाइज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी। वी नो वेरी वेल कि राइट टू इक्वालिटी इज अ in our constitution under part 3, right? Fundamental rights. Fundamental right. In fundamental right, article 14 say right to equality, right to equality. Case 2, option number 2, directive principle of state policy. In directive principle of state policy, it is written that, ये बात लिखी हुई है कि the concentration of wealth state should check on this. किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति का सकेंद्र ना होने पाए, वो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, उनका न्यायोचित वितरण करना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहां से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ऑप्शन बी सही है। तीसरा ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट 3 में ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेकर के बी सी डी ई और एफ तक जी तक हमें सारे जितने भी फ्रीडम है, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू लिव, राइट टू प्रोफेस, ये सारे टाइप की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रताएं हैं, हमें अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने मनपसंद व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने निवास करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हालांकि इनके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी टाइप की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो उन पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। ऑल दीज फ्रीडम्स हैव द सर्टेन लिमिटेशंस। नो फ्रीडम इज without any limitation. So option C is also incorrect. Come on, option 4, the concept of welfare. It option D will may create dilemma in examination hall कि either option B is correct, either option D is correct. But the concept of welfare is implicit in the directive principle of state policy. If directive principle of state policy will not be written in this question, then the next right option will be the concept of welfare. यदि इसमें ये ना लिखा होता तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ही इसका सही विकल्प होता, क्योंकि वेलफेयर तभी हो सकता है जबकि जितने भी राज्य में उत्पादन के साधन हैं,
संसाधन हैं, उन पर किसी एक व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण होने के बजाय जितने भी व्यक्ति हैं, सब में एक न्यायोचित वितरण हो, ऐसा वेलफेयर का मीनिंग है, ऐसा इसका उद्देश्य है। सो अब चूंकि इन दो ऑप्शंस में से बी और डी ऑप्शन में से आपको चूज करना है, इसलिए बी एक राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट। आते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? हम जानते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। अब उसकी जो प्रॉब्लम्स आती थी वो ये आती थी कि कंट्री को फ्रीडम मिलने के बाद सरकार को डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य करने थे। कहीं पर सड़कें बनवानी थी, कहीं पर सरकारी बिल्डिंगें बनवानी थी, हॉस्पिटल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और डेवलपमेंट के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब इसके लिए गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी होती थी। अब चूंकि लैंड एक फंडामेंटल राइट था, लोग कोर्ट में अपील करते और कोर्ट के जजमेंट व्यक्तियों के फेवर में आते, सरकार इसकी वजह से डेवलपमेंट के कार्य नहीं कर पा रही थी और इसलिए गवर्नमेंट ने फिर इस फंडामेंटल राइट को एबॉलिश किया और इसको आर्टिकल 300 ए में 300 ए में ये बात लिख दी कि एक तरीके से एक लीगल राइट है, किसी भी व्यक्ति की जो लैंड है वो मनमाने तरीके से नहीं ली जाएगी, बल्कि एक उचित प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और उसका जो कंपनसेशन होगा वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो और इसके बाद से बहुत सारे जजमेंट भी आए, जिसमें कि उन जजमेंट का जो क्रक्स है वो ये है कि ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन ये उन राइट से कम भी नहीं है, ये उनके जैसा ही है। इसका मतलब ये है कि इसको सरकार, प्रशासन मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि बहुत ही ड्यू प्रोसीजर के साथ, एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों की लैंड लेगी और उसके बदले में उन्हें उचित कंपनसेशन देगी। तो आज की डेट में यह एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक लीगल राइट है और ये आर्टिकल 300 ए में इसके प्रोविजंस किए गए। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है और जो ऑप्शन ए, सी और डी है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नहीं, ये जो नॉन सिटीजन का मतलब होगा कि जो अपने कंट्री के हैं। अगर बाहर कोई पर्सन है वो आता है और गवर्नमेंट जो कि बहुत सारे जैसे कि एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे एफडीआई सेक्टर में लोगों को, बिजनेस हाउसेस को इनवाइट करती है, तो उनको भी ये राइट है कि वो आकर के कंट्री में लैंड एक्वायर करें और एक लाफुल जो भी ला है कंट्री उनमें रहते हुए वो उसको अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं और डी ऑप्शन है नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। ऐसी बात नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो एक लीगल राइट है जो कि किसी भी पर्सन को प्राप्त है, वो कंट्री की जो सिटीजन है और जो नए सिटीजन है। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो इन्हीं कंट्री के पर्सन हैं उनको गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जिट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 6 जनवरी 1950? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, उसका जो बेसिक नेचर था, जो उसकी सोल थी, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो सोशलिज्म ही था, कैपिटलिज्म नहीं था। और ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित था, क्योंकि इंडिया बहुत उसमें कंट्री के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, एक बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। तो सरकार का बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि हम सभी तक
एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और इसलिए एक सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, लेकिन उसमें ये वर्ड लिखा नहीं गया। और उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर भी था। उसमें ये बात नहीं कही कि ये भारत पार्टिकुलर रिलीजन को मानेगा, इस रिलीजन को मानेगा, या इसका नेशनल रिलीजन ये होगा या नेशनल रिलीजन वो होगा। इट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा किसी भी रिलीजन को उन्होंने उस बात को नहीं लिखा। बाद में फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए और उसमें ये बात लिखी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। जो पहले से चीजें थी उसमें कुछ वर्ड ऐड कर दिए गए। अब चूंकि ये पूछ रहा कि एग्जिट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस डेट को क्या था, जो 26 जनवरी 1950 इस डेट को क्या था, तो इस डेट को ही था, सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स एक ऐसी सरकार जो संविधानवाद या संविधान के दायरे में रहकर कार्य करती है। उसका क्या मतलब है, या संवैधानिक सरकार का क्या मतलब? तो संविधान या किसी भी देश के संविधान में क्या बातें लिखी होती हैं? ये बातें लिखी होती हैं कि देश का शासन चलाने के लिए किन नियम, किन परंपराओं, किन मेथड प्रोसीजर्स को पालन करना अनिवार्य होगा। यही साधारण सा मतलब है। अब हम इस जो इसका क्रक्स है उसको इन सारे ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन है अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर हो ही, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर हो ही। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर। ऐसा भी नहीं है। इसका मिक्स भी हो सकता है, नॉमिनल और रियल दोनों का मिक्स हो सकता है। फेडरल और यूनियन भी हो सकता है। तो इसीलिए ऊपर के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब जो लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड सो अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी सरकार जो कि संविधान की शर्तों द्वारा सीमित है या संविधान में जो शर्तें दी गई हैं उनके दायरे में बंधी हुई है या उनका पालन करना उसको, तो वही सरकार कौन सी सरकार होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट होता है। अगला ऑप्शन है विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हैल बी हु एंड क्यू परटेंस टू। भारत के संदर्भ में जो शब्द हल भी है, हु है और क्यू है, इसका संबंध किस बात से है? डांस फॉर्म ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ की जो नृत्य हैं ये उसकी कला है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। प्री हिस्टोरिक क्यों पेंटिंग्स हैं, प्रागैतिहासिक काल में जो गुफाएं होती थी उसमें जो पेंटिंग्स बना करती थी ये उसके बारे में संबंधित है। ट्राइबल लैंग्वेजेस, तो ये ट्राइबल लैंग्वेज से संबंधित है। यदि न्यूज़पेपर्स में इस तरह की चीजें आई हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप से ये फैक्ट आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 को यदि आप रिकॉल करें तो उसमें आप पाएंगे कि जो ये ऑनर है, डिग्रियां हैं, इसके बारे में बात कही गई है। तो वन बाय वन इन ऑप्शंस को देखते हैं। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? Padma Awards, which are instituted in the year 1954, were suspended only once. Exactly right. The number of Bharat Ratna award is restricted to a maximum of 5 in a particular year. is also. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं। कई बार इसमें ये बात कही गई कि इन अवार्ड्स को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
आर्टिकल 14 का वायोलेशन है, ये राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही डीपली विचार किया और ये जजमेंट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं है। कंट्री के वो सिटीजन्स जो किसी फील्ड में बहुत ही रिवार्डिंग काम करते हैं कंट्री के लिए, उनको रिकॉग्नाइज किया ही जाना चाहिए, जिससे वो ऐसे अच्छे काम करने के लिए, व देश हित में काम करने के लिए उनको एक सकारात्मक प्रेरणा मिल सके। इसीलिए इनका संबंध उस तरह की उपाधियों से नहीं है जो कि ऊंच नीच की भावना को जन्म देने का कार्य करती हैं। इसीलिए इसको फिर से चालू कर दिया गया। तो इस तरीके से ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। With reference to India, consider the following statement: when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes a matter of his or her right. इसका ये मतलब है कि प्रिजनर का राइट है कि उसे पैरोल मिले। ये उसका राइट नहीं है, तो उसका राइट नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। और इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस वो आपको लर्न करने होंगे। आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट सब्जेक्ट है। जब स्टेट सब्जेक्ट है तो इस पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। तो अब चूंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट, फुल स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनके अपने जो लॉज हैं वो भी डिफरेंट है। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड में जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to India, consider the following statement: judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. इसका मतलब है कि जो न्यायिक हिरासत है उसमें एक व्यक्ति को जो कि आरोपित है, किसी भी उस पर जो भी आरोप लगे हुए, उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के उसमें रखा जाएगा। एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, और उसको पुलिस स्टेशन में लॉक किया जाएगा ना कि जेल में। ऐसा नहीं होता। अगर वो मजिस्ट्रेट या कह लीजिए कि जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको जेल में रखा जाएगा, और अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। और इस जुडिशियल कस्टडी के दौरान कोर्ट के ऑर्डर पर ही पुलिस ऑफिसर उससे इंट्रोगेशन कर सकता है, जबकि पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी परमिशन वो इससे इंट्रोगेशन कर सकता है। तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन पर विचार करते हुए जो सेकंड ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जब तक कोर्ट इस बात की अप्रूवल नहीं देगा तब तक कोई भी पुलिस ऑफिसर उस अक्यूज से जुडिशियल कस्टडी के दौरान उससे कोई इंट्रोगेशन नहीं करेगा। यदि कोर्ट ऑर्डर देता है या अप्रूवल देता है तो वैसा कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, at the national level, which minister is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other additional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006? राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी मंत्रालय है, मंत्रालय की ऐसी कौन सी नोडल एजेंसी है जो अनुसूचित जनजातियों और उनकी जो परंपरागत वन
निवास और जो उनके अधिकार हैं 2006 संबंधित कानून है उसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। तो उस संबंधी जो मंत्रालय है बिल्कुल सीधा स्पष्ट है कि जो जनजाति मंत्रालय है वही इस कार्य को देखता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बहुत या, सुन विचार की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 15, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? इसका ये मतलब है कि अगर कोई लॉ है तो उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है या जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो अनगाइडेड तरीके से और अनकंट्रोल्ड तरीके से अर्थात मनमाने तरीके से, मनचाहे तरीके से अगर किसी कानून का क्रियान्वयन करती है, क्या ये करना उसका डिस्क्रिशनरी अधिकार है, विवेकाधिकार है, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मनमाने तरीके से किसी कानून का प्रयोग करती है। मान लीजिए राजद्रोह का कानून है, तो क्या किसी व्यक्ति को कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है ऐसे अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है? तो अब आपको इसमें से जो ऑप्शन ढूंढना है, एडिक्शन ऑफ लॉ वायलेट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसका उल्लंघन होगा? अगर कोई ऐसा करता है तो ये किस आर्टिकल का उल्लंघन होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 में जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की। अर्थात कानून की समझ सभी व्यक्ति समान होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इसीलिए आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal in character? भारतीय राज्य व्यवस्था का इसमें से कौन सा प्रमुख लक्षण है, विशेषता है जो कि इस बात को सुनिश्चित करती है, इंगित करती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत एक संघात्मक स्वरूप वाला देश है? तो कई सारे फीचर्स हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, डेमोक्रेसी होगी, नेशनल लेवल नेशनल लेवल के लिए जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट, और ये सारी बातें उस पे बहुत ही बारीकी से लिखी हुई। लेकिन जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उन ऑप्शंस को अगर बारीकी से आप पढ़ेंगे, ऑप्शंस को आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये अपने आप में सही है लेकिन ये फेडरल कैरेक्टर को व्यक्त नहीं करते। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टीज, ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, रीजनल पार्टी से चुने या ना चुने, ये पॉलिटिकल पार्टीज का राइट, वो किसको अपॉइंट करते हैं अपने कैबिनेट में। यूनियन लेजिस्लेचर हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट्स, ये राइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बट दिस ऑप्शन इज नॉट sync with federal character. So only one option is remain, and that option is A option, and that option is the independence of judiciary is safeguarded. जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, उसको सुरक्षा प्रदान की गई है, उसको सेफगार्ड किया गया है, अर्थात उसको किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस की 3 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव पार्ट जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, सेकंड एग्जीक्यूटिव पार्ट यूनियन कैबिनेट एंड स्टेट कैबिनेट्स, एंड थर्ड जुडिशियरी। सो द जुडिशियरी इज essentially represents the federal character of the
Indian polity. And that's why the option A is correct option in this case. Let's see the next question. Question number 17. Which one of the following best defines the term state? First of all, it should be very clear to you the term state means not UP, Bihar, this and that. The state means the authority, the power, a community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो कि इंडिपेंडेंट हो किसी बाहरी नियंत्रण से, बाहरी पोजीशन से, वहां पर एक व्यवस्थित सरकार हो और एक लोगों का समूह उस भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हो अर्थात वहां पर रहता हो और जो कंडीशंस बताई गई इन कंडीशन के साथ कोई बाहरी उस पर नियंत्रण ना हो, कोई बाहरी प्रभाव ना हो। प्रभाव का मतलब सांस्कृतिक प्रभाव नहीं, प्रभाव का मतलब ये कि उसके नियंत्रणाधीन ना हो, वो अपनी संप्रभुता ना खो दें। करेक्ट, इसका यह मतलब है। अगला ऑप्शन है अ पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी एंड possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. अब यहाँ पर जो टर्म है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर वहां पर कोई सरकार है तो उसके पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल वर्ड का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट, अगले ऑप्शन को देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डिफरेंट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन गवर्नमेंट। ऐसा हो सकता है भारत में भी आप देखते हैं कि दलाई लामा जब तिब्बत से भारत आए तो आज भी रह रहे हैं और अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्टेट बन जाएंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत सरकार ने उनको ठहरने के लिए जो है स्वीकृति दी हुई है और हमारे देश के विरुद्ध कोई भी गतिविधि किए बिना जिन शर्तों के साथ भारत सरकार ने उनको परमिशन दी है, अनुमति दी है, उन शर्तों को पालन करते हुए वे रह रहे हैं। A number of persons who have been living, so option C is also incorrect. Option D, a society permanently living in a different territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. Option D is also not correct. Why not correct? A society permanently living in a different territory, एक ऐसा समाज जो कि किसी निश्चित स्थान पे स्थायी रूप से रह रहा हो, उसकी अपनी एक जो है रिस्पॉन्सिबल कार्यपालिका हो, है ना, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। ये सारी बातें कुछ ना कुछ एक गवर्नमेंट के हिस्से के तौर पे है, लेकिन अब इसमें जो टर्म है उस टर्म को यूज नहीं किया गया क्योंकि इन सबके होते हुए भी गवर्नमेंट या गवर्नेंस एब्सेंट हो सकता है। एक एसेंशियल गवर्नमेंट के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इनका होना ही गवर्नेंस होने की कंप्लीटनेस नहीं है और इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। सो इन सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन, और दिस इज द राइट ऑप्शन। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. With the reference to India, consider the following statement: there is only one citizenship and one domicile. One citizenship, is it correct? One citizenship, it is correct. One domicile at any particular point, you will reside at only one place now, and that's why one domicile. एक व्यक्ति की भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। ये अमेरिका से भिन्न है। अमेरिका में क्या होता है कि एक व्यक्ति उस राज्य का भी नागरिक होता है, उस राज्य की भी नागरिकता होती है और देश की भी नागरिकता होती है। भारत में ऐसा नहीं है और ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया जिससे लोगों के मन में इंटीग्रेशन की भावना पैदा हो, आपस में
जुड़ाव का भाव पैदा हो और राष्ट्रीय एकता हो। अन्यथा क्षेत्रवाद की भावना बलवती हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि मैं तो इस स्टेट का हूँ, मैं इस क्षेत्र का हूँ, एक दूसरे से क्या मतलब है, और इस तरीके से वो संसाधन का प्रयोग करने लगेंगे और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के प्रति द्वेष का भाव रख सकता है। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को भांपते हुए उन्हें सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन किया। इससे कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा जा सके, अछूत रखा जा सके। तो इन सारी बातों को देखते हुए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन जो थर्ड है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द अंडर एट एनी सर्कमस्टांसेस, उसको बिल्कुल डिप्राइव किया जा सकता है। यदि उसने जो भी ईयर्स स्पेंड करने हैं कंट्री में, उस समय उसने ऐसा बिहेवियर शो किया, दिखाया एक लॉफुल अबाइडिंग सिटीजन की तरह, बाद में वो किसी ऐसी एक्टिविटी में जो है संलिप्त पाया गया, सपोज करिए कि आतंकवादी गतिविधियों में या देश की खुफिया जानकारी बाहर लीक करने के केस में, तो उसकी नागरिकता को भारत सरकार किसी भी समय खत्म कर सकती है। Which of the following factors constitute the best safeguard of liberty? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि स्वतंत्रता की जो भावना है उसको सबसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है? पहला ऑप्शन है कमिटेड जुडिशियरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तीसरा है इलेक्टेड गवर्नमेंट। चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर। तो आपकी लिबर्टी सेफगार्ड कब हो सकेगी? जब सत्ता के जो आर्गन है, जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो अलग अलग होंगे। वो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? आपका लेजिस्लेचर, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव, और फिर है आपका जुडिशियरी। When all these three will function in their respective domain, in their respective limit of power which is provided by the constitution, they exercise their power in the ambit of constitution, constitutional limitations, constitutional limit, and then the possibility or the probability of best safeguard of liberty can be ensured. ऐसा तभी संभव होगा जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। वो एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण ना करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो कार्यपालिका है वो स्वयं कानून बनाने लगे, वो विधायिका का स्थान लेने का प्रयास करे। जो कानून है वो संसद की जो प्रक्रिया है, दोनों सदनों से बहुमत से पारित होकर के बने, ना कि कार्यपालिका के कार्यकारी आदेशों के द्वारा। उसी तरीके से जो जुडिशियरी है वो ऐसे मामलों में निर्णय ना दें या निर्णय देने से बचती हैं जो कार्यपालिका का हिस्सा है। तो इस तरीके से संविधान में जो इन तीनों जो पिलर्स हैं, इनको जो पावर्स दी गई हैं, उसी के तहत रहते हुए ये अपने दायित्वों का निर्वहन जब ये करेंगे, तो निश्चित रूप से जो स्वतंत्रता है नागरिकों की, उसको सबसे अच्छे तरीके से जो है सुनिश्चित किया जा सकेगा। और यही एक उदार लोकतंत्र की सबसे अच्छी पहचान होती है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पे। We adopted the parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from the model? इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमने ब्रिटेन से वहाँ जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन फिर भी हमारे इस संसदीय लोकतंत्र में वहाँ के लोकतंत्र की तुलना में कुछ भिन्नताएं हैं। तो क्या भिन्नता है? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, एज रिगार्ड्स
legislation. The British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament is legislatively limited. जो ब्रिटिश संसद है वो कानून बनाने के मामले में सर्वोच्च है और संप्रभु है, जबकि भारत में जो संसद है उसकी जो कानून निर्माण की जो शक्ति है वो सीमित है। दूसरा विकल्प है इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि 1973 में जब केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उस केस में बात बिल्कुल कहेगी कि जो लेजिस्लेटिव है उसको कानून अमेंडमेंट का राइट है, पार्लियामेंट को राइट है, बट उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? हिस्टोरिकल केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको मैं टाइम टू टाइम, डिसीजन टू डिसीजन ये बताता रहूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि हम कुछ बातें बता दे रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम इसको आगे भी डिफाइन करते रहेंगे। एक ओपन एंडेड डेफिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सेकंड है, इन 1991 लोकसभा इलेक्शंस श्री देवीलाल कॉन्टेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। बिल्कुल सही कंडीशन है, तो इसका मतलब है सही। थर्ड है, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट contest in one Lok Sabha election from the many constituencies, his her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका कैंडिडेट किसी लोकसभा से खड़ा होता है, ठीक है, या उसके लिए बाई इलेक्शंस होते हैं, तो उसके जो एक्सपेंडिचर है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। As with existing rules, if the candidates contest in one Lok Sabha election from the many constituencies, his or her party should bear the cost of by elections। बिल्कुल नहीं। Okay। तो इस तरीके से जो इसमें बी ऑप्शन है वही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, एन गोपाला स्वामी एंगर कमिटी suggests that a minister and a secretary to be designated solely for the pursuing the subject of administrative reform and promoting it। इसका मतलब यह है कि जो एन गोपाला स्वामी अयंगर समिति थी उसने सुझाव दिया कि एक जो मंत्री है और जो उसका सचिव है वो जो प्रशासनिक सुधार को बढ़ाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए निश्चित रूप से जो है उनके पद का सृजन किया जाए, उन्हें नियुक्त किया जाए। 1970 the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reform Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge। No, it is also incorrect, so both the options are incorrect। So both the options are incorrect, so seeing on the options, option D is correct option, means neither one neither two। Let's move to next question। So dear students, in today's session we have completed the constitution and polity section of this UPSC 2021 examination paper, and next lecture in next session we will
do the other segments of this question paper. So best of luck for your next coming exam. Revise it and keep track on it ki how question are coming. To tell the answer key is not a suffice or sufficient to you. The useful crux for you is that you should know the way or the pattern or the trend where questions are framing. यही क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि इन क्वेश्चन के जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं पिछले 1 to 1.5 ईयर में किसी न किसी वजह से न्यूज में रहे थे, तो वहां से इन क्वेश्चंस का बेस तैयार हुआ। अगले साल अगले क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो सिर्फ इन्हीं को याद कर लेना, इन्हीं को रट लेना सफिशिएंट नहीं होगा। हाँ, इन क्वेश्चंस के माध्यम से इनके बैकग्राउंड को डिटेल करना, जिससे कि हम अगले क्वेश्चंस के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। और जो नेक्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनका जो ट्रेंड, उनका जो पैटर्न, उनकी जो पॉसिबल सोर्स हो सकते हैं कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर चल रही है, अगर किसी नेशनल न्यूज में गवर्नर का इशू बहुत ही क्रिटिकल बना हुआ है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू है, तो उस पर पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई विल like to request to you, kindly subscribe this ETG Exam Guru YouTube channel, share to your friends, and write your comment in comment section. Your comments are very valuable for us, for our improvement, and make this lecture more and more useful to you. Thank you, class.